नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तराखंड में जारी चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री आ रहे हैं और सरकार के मुताबिक बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन एक महीने में ही 50 से ज्यादा लोगों की जान भी गई है। ज्यादातर मौतें दुर्घटनाओं के कारण नहीं बल्कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे दिल का दौरा, ऊंचाई पर होने वाली बीमारी, उच्च रक्तचाप और साथ ही साथ खराब मौसम के संपर्क में आने के कारण हुई है। इधर कांग्रेस पहले भी व्यवस्थाओं पर सवाल उठा रही थी, आज भी उठा रही है, लेकिन आखिरकार वो सवाल क्या है, आज इस पर खुलकर होगी चर्चा। तो उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा जारी है और चारधाम यात्रा के जरिए इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने जा रहे हैं, क्योंकि इस बार विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा रिकॉर्ड तोड़ संख्या के साथ श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं पर भी खास जोर है। चारधाम यात्रा में 15.63 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी दर्शन कर चुके हैं, यानी कि लगभग 16 लाख श्रद्धालु कर चुके हैं। सबसे ज्यादा केदारनाथ धाम यात्री पहुंच रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन पंजीकरण भी जारी है, तो ऐसे में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जरिए से पंजीकरण कराया जा सकता है। ऋषिकेश में सोमवार को 17,651 पंजीकरण हुए। पंजीकरण कराने वालों की संख्या 33 लाख पार हो चुकी है, यानी कि अभी और श्रद्धालु आएंगे। चारधाम यात्रा में श्रद्धालु की सबसे ज्यादा भीड़ इस वक्त देखने को मिल रही है। सरकार का दावा है कि यात्रा के लिए बेहतर इंतजाम सरकार की ओर से किए गए हैं। 80 लाख से ज्यादा यात्री इस बार पहुंच सकते हैं, क्योंकि पिछली बार का रिकॉर्ड 53 लाख समथिंग का रहा, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि 80 लाख पार श्रद्धालुओं की संख्या होने वाली है। तो स्वास्थ्य, सुरक्षा, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सभी चीजों के लिए प्रशासन अलर्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दावा ठोक रही है कि इस बार की चारधाम यात्रा पहले की चारधाम यात्रा से और भी बेहतर की गई है। पहले की गलतियों को मापा गया और उसके बाद सुधारा गया, और उसके बाद इस बार की यात्रा में उन खास विशेष मुद्दों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं कायम की गई हैं। तो 20 मई को ऋषिकेश से हेमकुंड साहिब यात्रा भी रवाना होने जा रही है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को भी और सुगम बनाने के लिए व्यवस्थाएं तमाम हो चुकी हैं। पहला जत्था हेमकुंड साहिब के लिए रवाना होने वाला है और उसकी विशेष तैयारियां हो चुकी हैं। पंच प्यारों की अगुवाई में ये यात्रा होगी। तो ऐसे में कोविड के कारण यात्रा समिति बेहद कम संख्या में इस वक्त यात्री पहुंचे। तो 2020 में 2021 में ये 5 लाख संख्या पहुंची। 2022 की अगर बात कर ली जाए तो ये 46 लाख संख्या पहुंची, यानी कि 2020 हो, 21 हो, 22 हो, फिर 23 हो, 24 हो या 25 हो और अब जाकर 26, संख्या में बार बार इजाफा देखने को मिला है और रिकॉर्ड तोड़ संख्या में सख्त श्रद्धालु चारों धामों के लिए पहुंच रहे हैं। 33 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। आखिरकार व्यवस्थाएं कैसी हैं और सरकार पर जो सवाल दागे जा रहे हैं विपक्ष की ओर से, उनके सवाल क्या है, इस पर आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनलिस्ट भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं, सीधे आपकी मुलाकात कराती हूँ। हमारे साथ राजेश बिष्ट भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वर्चुअली जुड़ चुके हैं। अभिषेक भंडारी हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, वो भी हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। दीपक रावत यूकेजी प्रवक्ता स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लक्ष्मी बिष्ट हैं समाज सेवी, वो भी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। आप सभी पैनलिस्ट का मैं स्वागत करती हूँ और चर्चा की शुरुआत राजेश बिष्ट जी आपसे कर लेते हैं। चारधाम यात्रा में अब तक 16 लाख, लगभग 16 लाख के आसपास श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। 33 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। कैसी चल रही है यात्रा? निशी जी, देखिए, निश्चित रूप से सनातनियों के लिए जब हम देवभूमि उत्तराखंड की बात करते हैं, चार धामों की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से विश्व के सबसे बड़े धामों की जो श्रेणी है उसमें सबसे ऊपरी श्रेणी पे, सबसे प्रथम श्रेणी पे हमारे ये चार धाम आते हैं। और जिस प्रकार से देश विदेश के और लगभग हर कोने से, हर राज्य से श्रद्धालु यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, इससे हमारे क्षेत्रीय जो व्यवसायी हैं, जो लोग कम से कम इस यात्रा के समय पे अपने लिए वो एक आमदनी का साधन या आर्थिकी का बहुत बड़ा स्रोत मानकर चलते हैं, उनको इससे बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और बीते कुछ समय से हम देख रहे हैं, विगत 6-7 सालों से हम लोग निरंतर देखे जा रहे हैं कि यात्रा में हर वर्ष व्यवस्थाओं में हर बारी अच्छी बढ़ोतरी होने के बाद, व्यापक व्यवस्थाएं होने के बाद श्रद्धालुओं ने अपना आना जाना निरंतर जारी रखा हुआ है। और ये बहुत अच्छे संकेत हैं उत्तराखंड के लिए, क्योंकि जो हमारे तीर्थ स्थल हैं, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, चार धाम हो या हेमकुंड साहिब हो, या इसके अलावा अन्य स्थानों पे जो टूरिस्टों का जो हुजूम लगा रहता था, श्रद्धालुओं का जो आना जाना लगा रहता था, इससे इस कम समय में जो संकेत दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है आने वाले समय में ये संख्या अच्छी, बेहतर और पिछले वर्ष से अधिक होने वाली है। हम बात करते हैं व्यवस्थाओं की, तो निश्चित रूप से हर बार जो व्यवस्थाएं होती हैं
सरकार को उनमें अगर किसी प्रकार की कमी दिखती है या कोई कमी किसी प्रकार की आती है तो निश्चित रूप से आने वाले अगली यात्रा के लिए सरकार उसमें और सजग रूप से और जिम्मेदारी के साथ खड़ी रहती है। जिस प्रकार से हम ऑनलाइन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं तो दोनों माध्यम सरकार ने बनाए हुए हैं। हम सुरक्षा मानकों की बात करते हैं तो जरा सी दूरी पे सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की अलग अलग टोलियां वहां पर लगी हुई हैं। उसके बाद हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो प्रशासनिक रूप से जिम्मेदार अधिकारी एसडीएम डीएम स्तर के अधिकारी इसकी देखरेख कर रहे हैं। बड़े अधिकारी इस पूरी यात्रा को अपनी नजर से बनाए हुए हैं। खाने पीने की बात कर रहे हैं, आपने जो रिपोर्ट दिखाई वो अपने आप ही स्वतः है एक अपने आप में प्रमाण है कि जो यात्री वहां पर आ रहे हैं वो खुले मन से दर्शन कर रहे हैं। एंट्री एग्जिट के अलग दरवाजे इस बारी बनाए गए हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए हुए हैं, शौचालय की अच्छी व्यवस्था है, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था है। आने जाने के लिए जो यात्रा जितनी सुगम हो सकती है उतनी सुगम तरीके से रखी गई है। हेलीकॉप्टर की सेवाओं के लिए हर बारी बात होती थी कि टिकट उसके ब्लैक होते हैं, उसका टिकट ऐसे जाता है। उसका आईआरसीटीसी की वेबसाइट से सीधे सरकार की वेबसाइट से ही टिकट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, टिकट की बुकिंग हो रही है। तो मैं मान के चलता हूं कि जो चीजें पिछले वर्ष में होती हैं उसमें अगर किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है निश्चित रूप से सरकार अगली यात्रा में उसकी पुनरावृत्ति ना हो करके अच्छे प्रयास करती है। और जो ये इस समय की यात्रा ये अच्छे संकेत हैं। जैसे मैं अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को सुन पा रहा था, वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो पार्टी के हैं उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि हम यात्रा में कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे। और टीका टिप्पणी करे भी तो करे कैसे? अगर कोई ऐसी चीजें हो रही होती तो शायद उसके लिए उनको कहने में कोई देर नहीं लगती, क्योंकि उनको ये बात कहने में हमेशा से ही विपक्ष का ये कि अपने हिसाब से दायित्व रहा है कि वो जो चीजें नहीं भी हो रही होती हैं उसको भी पेश करते हैं, जो बिल्कुल खराब संदेश जाता है। हमारे पूरे देश से अनेकों श्रद्धालु आते हैं, यहाँ से अच्छा संदेश लेकर जाए इसकी जिम्मेदारी हमारे विपक्षी साथियों की भी है। और किसी तरह की कोई चीजें ऐसी हैं जो बेहतर हो सकती है तो उसके लिए सबने अपने अपने विचार रखने चाहिए। उन विचारों पर सरकार जो कमियां रहेगी उस पर निश्चित रूप से काम करेगी। जी निशी जी। ठीक है, तो यानी कि सारी व्यवस्थाएं हैं और श्रद्धालु भी बहुत ही अच्छी श्रद्धा अपनी आस्था जिस भावना के साथ आ रहे हैं उसी तरह से दर्शन कर रहे हैं और वापस एक अच्छा फीडबैक लेकर अपने घर वापस लौट रहे हैं। तो मैं अभिषेक जी आपसे जानना चाहूंगी, तो विपक्ष आखिरकार सवाल क्यों उठा रहा है जब सारी व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त हैं? टीका टिप्पणी की बात की जाती है, अगर प्रदेश उपाध्यक्ष इस बात का जिक्र कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं ठीक है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है, आप इतनी चीजें मान रहे हैं, तो आखिरकार बार बार बीच बीच में व्यवस्थाओं पर सवाल क्यों उठाते हैं? निशी जी, पहले तो आज HNN चैनल के माध्यम से और पूरे देश और प्रदेश को मैं हमारे एक पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रहे भूतल परिवहन मंत्री BC खंडूड़ी साहब का आज देहांत हुआ है, उनके लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और श्री हरि चरणों में उनकी कामना करता हूं कि भगवान उनको अपने श्री हरि चरणों में स्थान दें। ठीक है, और अभी बात हो रही थी चारधाम यात्रा की। चारधाम यात्रा निश्चित सी हमारे प्रदेश की एक आर्थिकी भी है, प्रदेश का गौरव भी है। अगर हम कहीं दूर, आज तो समाचार या हर चीज़ के इतने संसाधन हो चुके हैं, मोबाइल पे आप एक सेकंड में विश्व भर में जा सकते हैं, लेकिन जब तक इस तरह की सुविधाएं भी नहीं थी तो हम बोलते थे कि हम उत्तराखंड के हैं या केदारनाथ बद्रीनाथ इन जगह के हैं, तो लोग पहले से ही पता होता था कि इन लोगों का भाव कैसा है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे जिस तरह से यात्रा चल रही है, सरकार ठीक है, सरकार भी अपनी तरफ से सब ठीक कर रही है, लेकिन मैं ऐसा नहीं है कि विपक्ष के नाते आप बोल रहे हैं कि हर चीज़ पे टीका टिप्पणी कर रहे हैं। यात्रा में बढ़ोतरी हो, हम चाहते हैं। ग्रीष्मकालीन यात्रा पिछली बार 55 लाख के आसपास हुई थी, इस बार हमारी कामना है कि और अच्छी हो। और लेकिन आप ये भी देखिए कितने लोगों को, अभी सबसे पहले जब यात्रा शुरू ही हुई थी केदारनाथ के तीसरे चौथे दिन, वहाँ पे मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो पर्याप्त न होने के कारण अभी भी लोगों का हृदय गति या किसी तरह से परेशानी से सामना हो रहा है और कई लोग मौत के मुंह में तक चले गए हैं। इस तरह की मानी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इससे प्रदेश का आपका एक आईना भी दिखता है बाहर की, भाई यहाँ पे आप बुला तो रहे हैं, हम भी बुला रहे हैं, प्रदेश सरकार भी बुला रही है और कभी हम सरकार में रहे तो हमने भी बुलाए हैं और आज हम विपक्ष में तो भी बुला रहे हैं, क्योंकि इससे खाली हमारी नहीं सभी की आर्थिकी, प्रदेश की भी आर्थिकी चलती है और एक मैसेज अच्छा जाता है। लेकिन आप बताइए, पिछली बार कपाट
बंद होने से पहले केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर दोनों जगह यहाँ पे जो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के जो अध्यक्ष थे उनकी मुर्दाबाद के नारे तब भी लगे। इस समय ये बड़ा दुखद है, अब या तो सरकार का सामंजस्य तीर्थ पुरोहितों से और जो हक हकूकधारियों से उनसे नहीं बन पा रहा है या क्या है, ये मैं भी नहीं जानता हूं। अब अगर मैं कोई ऐसी बात करूंगा तो आपके चैनल पे है, अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन सामंजस्य तीर्थ पुरोहितों से, वहाँ के लोकल लोगों से, वहाँ के जो अभी मैं आपको बताऊं वहाँ पे मास्टर प्लान बना है, मास्टर प्लान में इस तरह की खामियां हैं, आप किसी को बिना पूछे उनकी जमीनों से बेदखल कर दे रहे हैं। मेरे पास कई उदाहरण हैं, मैं आपको उदाहरण दूंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लोगों को ऐसा है, कई लोगों को अच्छी मुआवजा भी मिला, ऐसा नहीं है सरकार से नहीं मिला, लेकिन कई लोगों को इस तरह की जो वहां के हक हकूकदारी हैं वो अपने एक एक जमीन के मोहताज बने हुए हैं। तो सबके लिए मानक होना चाहिए, जिनकी लोकतंत्र में जिनकी पहुंच नहीं है उनकी पहुंच सरकार तक, सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। और हम हर जगह ऐसा नहीं है कि अपने चार धाम यात्रा है या और कुछ भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार बोला था, पिछली के आज से करीबन 6 साल पहले, कि चार धाम विकास प्राधिकरण का गठन होगा। ये देवस्थानम बोर्ड से हम क्या कहते हैं, चार धाम बद्री केदार मंदिर समिति पे आ गए और विकास प्राधिकरण यथावत छूट गया है। उसमें क्या कंट्राडिक्शन है ये सरकार जाने, लेकिन अभी तक इसमें धर्मस्व और राजस्व मंत्री पिछले जितने, मुझे लगता है पिछले 9 सालों में या तो अपने बहू बेटियों के दर्शन कराने के लिए वीआईपी पास के साथ गए हों। मैं कल देख रहा था हमारे जो धर्मस्व और जो ये राजस्व धर्मस्व मंत्री हैं माननीय सतपाल महाराज जी, सिर्फ अपनी बहू बेटियों के दर्शन कराने के लिए वहां गए हैं। भाई कभी आप मीटिंग लें, डीएम की लें, कमिश्नर की लें, जहां पे वो विधायक हैं, इतने चार धाम में आप पूरे प्रदेश के मंत्री हैं, तो आपको सब चीज देखनी चाहिए। 9 साल बाद आपको ये पता चल रहा है कि भाई हमने आज वहां पे दर्शन करने और वापस आ गए। आप बताइए, क्या आपने वहां पे कोई मीटिंग ली? निशि जी, धर्मस्व मंत्री वहां गए हैं, क्या आपकी जानकारी में है कि उन्होंने किसी विभाग की या कोई मीटिंग ली हो? ठीक है, इस पर अभी जवाब लेती हूँ, मैं इस पर जवाब लेती हूँ, वापस आएंगे इस टॉपिक पर और विस्तृत हम लोग जानकारी लेंगे राजेश मिश्र से। लेकिन उससे पहले दीपक रावत जी, आखिरकार इतनी रिकॉर्ड तोड़ संख्या में अगर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और बार बार ये संख्या में इजाफा हो रहा है, तो क्या ये सरकार और जनता के बीच में वो अच्छा समन्वय है जिस वजह से एक अच्छा फीडबैक मिलता है, तभी हर बार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है? देखिए, निश्चित रूप से इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि लगातार हर वर्ष जो है और जो श्रद्धालुओं की चार धाम यात्रा का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। और उसमें सरकार पूरी कोशिश कर रही है, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, जो वर्तमान सरकार है, हमेशा इस बात में रही है कि जो भी श्रद्धालु आता है चार धाम यात्रा करने के लिए, तो उसका जो अनुभव हो वो इतना अच्छा हो कि वो दूसरों को जाके कहे कि बहुत अच्छा जो व्यवस्था है सरकार, वहाँ की सरकार है, उत्तराखंड सरकार है, उसके द्वारा की गई है जी। और निश्चित रूप से पिछली बार की कुछ घटनाओं को अगर हम नज़रअंदाज कर लें, जिस तरह से हेलीकॉप्टर की जो घटनाएं हुई थी अचानक से सबसे ज़्यादा, और कुछ चीज़ों को अगर हम छोड़ दें तो निश्चित रूप से ये पीक टाइम चल रहा है हमारी चार धाम यात्रा का, क्योंकि इसके बाद 1 महीने के बाद लगातार मुझे लगता है 10 या 15 तारीख से मानसून आ जाएगा। और विगत कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि मानसून जब आ रहा है तो बहुत लंबे समय तक रह रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा फर्क जो पड़ रहा है वो सीधा चार धाम यात्रा में पड़ता है। जो श्रद्धालु हैं वो इसी टाइम का उपयोग करना चाह रहे हैं। 20-25 से सारी छुट्टियाँ भी पड़ने वाली स्कूलों की, तो अभी जो मुझे लगता है कि जो आंकड़ा है ये और बढ़ेगा। लेकिन यहीं पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे नज़रअंदाज हम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कुछ आप ही के चैनल में कुछ दिन पहले खबर चली थी कि जो 20 रुपये की पानी की बोतल है वो 80 से 100 रुपये की बिक रही है। तो सरकार को चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए कि श्रद्धालुओं को ये जो मनमाफिक जो लोग पानी की बोतलों का ले रहे हैं, ये ऐसी कोई खबरें ना आ जाएँ, क्योंकि इससे एक इमेज जो है वो नहीं अच्छी बनती है कि चारधाम यात्रा में इस तरह से लूट खसोट की जा रही है। ये खबर भी विपक्ष द्वारा नहीं है, जो जिन लोगों ने 80 रुपये की बोतलें खरीदी है वहीं से आई हैं। कल ही का एक प्रकरण है सोनप्रयाग का। सोनप्रयाग में मेरे ख्याल से केदारनाथ जाने के लिए सरकार ने एक व्यवस्था करी है कि शटल सेवा शुरू करी है, जिसमें कि आप सोनप्रयाग के बाद जो आपका है उसमें आप
जो लोकल गाड़ियां हैं उनके थ्रू जाएंगे, अपने व्हीकल नहीं ले जाएंगे। और कल ही वहां पर जो व्यवस्था थी वो इतनी बुरी तरह चरमरा गई कि लोग छतों में बैठ के जीपों के मतलब ठूस ठूस के भर भर के गए। ये कल की घटना है और कुछ समाचार पत्रों ने और खास तौर पे कुछ न्यूज़ चैनलों ने इसको खबर भी बनाया। तो ये यहाँ पर जो कुछ इस तरह से जहाँ पर जो जनता जो है, जो श्रद्धालु हैं, वो अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा पूरी करना चाह रहे हैं कि किसी प्रकार से हमारी यात्रा पूरी हो जाए। अभी तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और हम चाहेंगे कि यह यात्रा बिल्कुल सकुशल हो जाए, सरल रहे, कोई घटना ना घटे। लेकिन जिस प्रकार की व्यवस्था वहाँ कल बिगड़ी, और ताज्जुब की बात ये थी कि जो हमारे जो गढ़वाल कमिश्नर थे, आईजी वो स्वरूप जी, वो भी वहीं थे, एक दिन पहले गए थे और एक दिन पहले पूरी चाक चौबंद व्यवस्था करके आए थे और बाकायदा उन्होंने पत्रकारों को बाइट दी। लेकिन उनके जाने के तुरंत बाद ऐसी कोई घटना घटती है तो लगता है कहीं ना कहीं सामंजस्य की कमी हमें दिख रही है, जो नहीं दिखनी चाहिए। अभी तक कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। इसको और किसी कोई दूसरी घटना को हम निमंत्रण ना दें। तो जो ये व्यवस्था बनाने की बात है, क्राउड मैनेजमेंट का जो तरीका अपनाया जा रहा है, उसमें उसको सही तरीके से किया जाए तो निश्चित रूप से ये श्रद्धालुओं के लिए, प्रदेश के लिए और चारधाम यात्रा के लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। बिल्कुल, देखिए ग्राउंड मैनेजमेंट भी एक बड़ी चीज़ होती है और कैपेसिटी मैनेजमेंट भी एक बड़ी चीज़ होती है, जिस पर ध्यान केंद्रित करना सरकार की एक अपनी जिम्मेदारी है। क्योंकि आस्था को जिम्मेदारी के तौर पर लिया जाए, इसको एक इवेंट मैनेज ना बता दिया जाए और उसके बाद उस पर काम हो तो बेहतर हो। लेकिन हाल फिलहाल सरकार की व्यवस्थाएं धरातल पर बिल्कुल सटीक साबित होती हुई नजर आ रही है। काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं, क्योंकि जो अभी श्रद्धालुओं से फीडबैक मिल पा रहा है वो काफ़ी अच्छा मिल पा रहा है। उनकी ओर से कहा जा रहा है कि बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं और हमें कोई भी दिक्कत नहीं हुई, अच्छे से हमने दर्शन करे हैं, हमें पूरा टाइम दिया गया और उसके बाद लाइन में लगकर एक एक व्यक्ति को आगे भेजा जा रहा है। नो वीआईपी सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब लक्ष्मी जी, अब आपसे मैं ग्राउंड जीरो मैनेजमेंट की बात करने वाली हूँ। देखिए, एक तरफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का वो आंकड़ा जो 33 लाख पार पहुंच चुका है, लेकिन दूसरी तरफ अगर ग्राउंड जीरो मैनेजमेंट की बात कर ली जाए तो कितना प्रभावी है? निश्चित, देखिए निश्चित तौर पे आप इस बात से यात्रा का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विपक्षी दलों ने भी जो है यात्रा की तारीफ की और सरकार की तारीफ करी है। तो देखिए कोई अच्छा काम हो रहा है प्रदेश में तो निश्चित तौर पे उसकी तारीफ भी की जानी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस हिसाब से जनसंख्या मतलब इतने लोगों का विश्वास हमारे यहाँ पे है, उत्तराखंड में चारधाम पे है, तो हर वर्ग के लोग, हर तबके के लोग और देश से विदेश से कहाँ से यहाँ पे आ रहे हैं, तो वो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इतने लोग यहाँ पे आ रहे हैं। रही बात, देखिए निश्चित, क्योंकि इतनी बड़ी यात्रा है तो कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो अभी जो दीपक रावत जी और अभिषेक जी बता रहे थे, छोटी मोटी चीज़ें हो जाती है, क्योंकि जिस लेवल की व्यवस्था और जिस लेवल की जनसंख्या है तो वहाँ पे हर किसी को खुश करना भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़रूरी, मतलब समस्या बन जाती है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ, और घटनाएं भी होती हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि सरकार ने जिस तरीके से इतनी संख्या को अभी तक मैनेज किया हुआ है वो भी काबिले तारीफ है। और आगे भी जिस हिसाब से अभी व्यवस्था चल रही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो देखिए होते ही हैं, और अभी ये भी बड़ी बात होगी कि अब जो मानसून आएगा तो उसमें थोड़ा सा दिक्कतें आती है, लेकिन फिलहाल जो यात्राएं चल रही है वो बहुत सुगम और बहुत शांत प्रिय चल रही है। पहले हमने जो वीआईपी कल्चर की बात हो रही थी, सरकार ने उसको भी हटा दिया, तो वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ पे इसी चीज़ से ज़्यादा परेशान रहते थे कि भाई लाइनें लग रही है, लेकिन हम लोग लाइनों में घंटों खड़े हैं लेकिन हो नहीं पा रही है। तो जब से ये चीज़ें भी हटी है तब से भी काफ़ी श्रद्धालुओं को जो है वो राहत की मिली है। और बिल्कुल, और थोड़ी बहुत जो ये हेलीकॉप्टर वाली बात हो रही है, तो हाँ, सरकार को ये थोड़ा सा पहले से ही ये चीज़ें देख ले कि भाई वहाँ पे किस तरीके के, क्योंकि जो नियम उनके लिए बनाए गए हैं तो वो एविएशन कंपनी के लिए जो नियम है उनको देखना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि पहले सालों से भी हम देखते आ रहे हैं कि कुछ ना कुछ उनमें दिक्कतें आती है। तो सरकार निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, मेरी बात समझ रहे होंगे कि पहले से ही अगर हम लोग इन छोटी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान दे दें तो कई घटनाएं हम रोक सकते हैं। देखिए, आपदा है, आपदा का प्रदेश है, उसको हम नहीं रोक सकते, लेकिन हाँ, केयरिंग कैपेसिटी की जो बात करी मैं हमेशा ही करती हूँ, उसको मद्देनजर रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने श्रद्धालु जाते हैं उनकी सेफ्टी सबसे पहले हम सरकार की जिम्मेदारी होती है, तो उसमें ध्यान रखते हुए है। और ग्राउंड जीरो पे जो अभी निश्चित हम लोग देख रहे हैं, जो आप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, काबिले तारीफ है। और देखिए राजेश बिष्ट जी, जब सरकार कुछ अच्छा काम करती है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सरकार की सराहना कर रहा है, तारीफ कर रहा है। जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो भी सरकार की तारीफ कर रहे हैं कि वाकई बेहतर व्यवस्थाएं हैं, पिछली गलतियों को सुधारा गया है, एक अच्छी व्यवस्था इस बार
श्रद्धालुओं को दी गई है। राजेश विजय, अभी कैरिंग कैपेसिटी का जब जिक्र किया गया तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सरकार के पास क्या पहाड़ों में चारों धामों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए कैरिंग कैपेसिटी का साइंटिफिक डेटा इस वक्त मौजूद है? देखिए निशी जी, अभी वो डेटा तो एग्जैक्टली कुछ नहीं आया है, और मैं कह दूं आपको तो वो भी गलत होगा। हाँ। लेकिन समय समय पे जो परीक्षण उसमें होने चाहिए वो सरकार अपने स्तर से करा रही है, और जैसे ही वो कोई डाटा ऐसे अपलोड होता है तो वो आपके सामने भी होगा, हमारे सामने भी होगा, और पूरे प्रदेश के सामने होगा। तो सरकार इस समय पिछले अपने जो अनुभव रहे हैं या विपक्ष के जो साथी बैठे हैं उनके द्वारा समय समय पे जो सुझाव दिए गए या उस पे किसी तरह की कोई कमियां हमारे विपक्षी साथियों ने बताई है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस समय जो प्रदेश के मुखिया हैं, जो प्रमुख सेवक हैं, उनके द्वारा हर एक बात को, हर एक टिप्पणी को बड़ी जिम्मेदारी के साथ सुना भी जाता है, समझा भी जाता है, और उसके लिए दोबारा वो पुनरावृत्ति ना हो उस पर काम किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है। इसीलिए मैं कहता हूँ आज पहली बार मैं ये लगभग 5-6 साल से डिबेट्स में बैठा हूँ, आज पहला ऐसा मौका है कि हमारे विपक्षी साथियों ने इस बारी जो यात्रा की शुरुआत है, नहीं तो होता ये था यात्रा के बिल्कुल। पहले ही दिन मिसमैनेजमेंट के लिए कई तरह की टिप्पणियां आ जाती थी। इस बात से मुझे भी आज बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि वाकई में हमारी प्रदेश की सरकार ने जो चीजें बेहतर हो सकती थी, जिस स्तर पे बेहतर हो सकती थी, जहां कमियां पूरी हो सकती थी, जिस तरफ से हमारे विपक्षी साथियों को कोई बात कहने का मौका न मिले, उस पर काम किया है। ये अपने आप में अप्रिशिएबल है, ये मैं कहना ठीक है, चाहता हूं। लेकिन राजेश मिश्र जी, एक तरफ वैश्विक संकट की जब हम बात कर रहे हैं, वैश्विक संकट किस तरीके से घिराता जा रहा है, इसका असर हर एक चीज पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर प्रदेश में इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, पूरे देश का इतना बड़ा तबका इस वक्त चारधाम यात्रा के लिए, दर्शनों के लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन आखिरकार सरकार उस पैनिक सिचुएशन को चारधाम यात्रा में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए कैसे सेफ जोन बना रही है? क्योंकि बहुत सारी महंगाई हो रही है और ऐसा भी देखने को मिल रहा है कि चारधाम यात्रा में 20 रुपए की पानी की बोतल 110 रुपए, 120 रुपए में भी लोगों को बेची जा रही है, जिस वजह से लोग कह रहे हैं कि महंगाई की मार चारधाम यात्रा तक पहुंच चुकी है। इस निशी जी, महंगाई को देखिए, कैसे कंट्रोल जी। किया जाएगा आपकी ओर से? क्या नीति और किस तरीके से काम किया जा रहा है? निशी जी, देखिए निश्चित रूप से समाज में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं। बेशक वो वीडियो किसी तरह की वायरल हुई हो, उसकी पुष्टि करना मैं तो नहीं कर पाऊंगा उसकी पुष्टि, लेकिन ठीक है, हमारे साथियों ने कहा तो जरूर कहीं पे ऐसी बात निकल कर आई होगी, तभी इन लोगों ने भी कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार ने प्रत्येक आइटम की रेट लिस्ट को चस्पा किया हुआ है, और उस रेट लिस्ट, चाहे वो हमारे ये जो खच्चर हैं, घोड़े हैं, इनको लाने में, यात्रियों को लाने ले जाने की बात हो, खाने पीने की रेट लिस्ट की बात हो, या वहाँ पे किसी तरह की यात्रा में रहने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं, उन सब की एक स्टैंडर्ड रेट लिस्ट की एसओपी तैयार की हुई है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की रेट लिस्ट को कोई ऊपर से सरपास कर रहा होगा, लेकिन हाँ, कहीं कहीं पे लोग ऐसे होते होंगे जरूर जो इस तरह के मौके का फायदा उठा के या यात्रियों से ऐसा लाभ उठाने की कोशिश करना चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सबको निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार हर स्तर से अच्छी और सुगम व्यवस्था देना चाहती है। सरकार ने व्यापक व्यवस्थाएं की हुई हैं, जैसे पीने की पानी की बात आपके ही द्वारा आपके चैनल में एक टूरिस्ट ने बताई, श्रद्धालु ने बताई, उसने कहा कि सरकार ने पानी की व्यवस्था रखी। लेकिन अब कई बारी हमारी अपनी इच्छा है कि नहीं, मैं तो बिस्लरी का ही पानी पीऊंगा, बंद बोतल का ही पानी पीऊंगा, या मैं खुला पानी नहीं पीता। कई अपने अपने मन के भी विचार होते हैं, अपनी जरूरत के हिसाब से आदमी कहीं पे कुछ दे रहा है, ले रहा है। लेकिन सरकार ने जो हमारे यात्रियों के लिए स्टैंडर्ड चीजें होनी चाहिए वो बिल्कुल एसओपी के हिसाब से तैयार की हुई है। तभी मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार के नियम कानून को हमारे आने वाले श्रद्धालुओं ने जरूर फॉलो करना चाहिए। जी निशी जी। ठीक है, दीपक रावत जी, आप मुझे बताइए, देखिए अभी जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि अब यात्रा में संख्या बढ़ रही है श्रद्धालुओं की, तो जाहिर सी बात है रोजगार बढ़ा होगा, स्थानीय लोगों का रोजगार बढ़ा होगा, क्योंकि आजीविका उनकी इसी रोजगार से चलती है। तो क्या कहना चाहेंगे कि अभी किस तरीके से रोजगार बढ़ा है, कितने नए रोजगार स्थापित हुए हैं, और उन लोगों का फीडबैक, क्योंकि यूकेटी लगातार प्रदर्शन भी कर रही है, पहाड़ों में जा रही है, वहां की जनता क्या कह रही है? देखिए निशी जी, ये आर्थिकी का एक रीढ़ की हड्डी है हमारे पहाड़ के लोगों के लिए चारधाम यात्रा। और बहुतों का तो मुझे लगता है कि साल भर का जो घर का खर्चा है, जो परिवार पालने का है, वो सब इसी चारधाम यात्रा पर टिका रहता है। बिल्कुल। तो ये एक वर्षों से, हजारों वर्षों से ये प्रक्रिया चली आ रही है, और उन लोगों ने उसको अपने आप से संबंध किया हुआ है। तो होता है कि जब मानसून की वजह से, किसी और दैवीय आपदा की वजह से यदि चारधाम यात्रा में प्रभाव पड़ता है, तो उसका सीधा सीधा असर उनकी आर्थिकी पे पड़ता है। और जो कि
हमें पता है कि जिस प्रदेश में हम रहते हैं यहाँ पर आर्थिक बेरोजगारी किस लेवल पे है, हाँ। और पलायन किस स्तर पर जा रखा है, किस तरह से हमारे गांव खाली हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में तो थोड़े बहुत जो यहाँ पर रहना भी चाहते हैं, जो टिके हुए हैं चार धाम यात्रा के सहारे, यदि उनकी आर्थिकी अगर नहीं बढ़ेगी तो वो वही पलायन करके निकल जाएंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि यदि वो सक्षम हो तो वो रहे, अपने परिवार को पालने के लिए वो पलायन करता है। ऐसे किसी की इच्छा तो है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं पर ये हमें देखना पड़ता है कि हाँ, ये चारधाम यात्रा यदि अभी हम जितने जब आज बात कर रहे हैं, तो यात्राएं जितना ज़्यादा सफल होगी, जितने ज़्यादा लोग आएंगे, उतनी ही ज़्यादा आर्थिकी जो है, जो यहाँ के जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, जो परिवार इनसे जुड़े हुए हैं विभिन्न कार्यों में, तो उन सभी का इसमें फ़ायदा होगा। लेकिन मैं चाहूँगा कि सरकार इस बात का भी, जब वो सारे आंकड़े प्रस्तुत करती है हर चीज़ के, कि एक आंकड़ा वो यात्रा के बाद इस बात का भी करे कि कितने करोड़ों का फ़ायदा इस प्रदेश को हुआ है। कि जब इनके पास सारे आंकड़े हैं कि कितने लोग आए हैं, और जब इनके पास सारे आंकड़े कि कितने लोगों ने व्यापार के परमिशन उन्होंने लाइसेंस दिए हुए हैं, तो एक ये आंकड़ा भी निकलना चाहिए कि हमें हर साल इस यात्रा से कितना फ़ायदा हो रहा है। क्योंकि हम कहते तो जरूर हैं कि फ़ायदा हो रहा है, कि पर वो फ़ायदे की जो फिगर, मोटी मोटी फिगर, चाहे वो 19-20 5% ऊपर नीचे हो, एक फिगर जरूर मिलनी चाहिए, ताकि प्रोत्साहन और बढ़े। क्योंकि खाली ये कहना कि पिछली बार 55 लाख लोग आए थे, निश्चित रूप से आए थे, पर 55 लाख लोगों का कितना फायदा इस पैसों में हुआ, कौन सी विभाग को कितना मिला, ये विभागों द्वारा अगर मिल जाए या व्यापारियों द्वारा मिल जाए। हो क्या रखा था कि जब हम सरकार से कहते हैं तो सरकार ने कहा कि 55 लाख लोग आए, हम सब ने स्वीकार करा। लेकिन जब हमने होटल वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा तो खर्चा ही नहीं निकला। होटल वाले कुछ और कह रहे थे। ये तो विपक्ष ने नहीं बोला। होटल वाले व्यवसायी जो थे, जो उनका कहना था कि हमारा तो खर्चा नहीं निकला, हमें तो किस्तें देने की बारी पड़ रही है। और उन्होंने सरकार से भी रिक्वेस्ट करी थी कि किस्तें, कृपया करके किस्तों का थोड़ा बात की जाए। तो आपदा से भी रोजगार प्रभावित हुआ था। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। ये दोहरा मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए, हम ये चाहते हैं कि अगर ये चीज बढ़ती जा रही है, हाँ, तो एक अगर इस प्रकार के, क्योंकि आंकड़े भारतीय जनता पार्टी हमेशा देती रही है, हर चीज में वो आंकड़े देती है, परसेंटेज किसी भी चीज का हो, कोई भी काम करना हो, किसी भी चीज का, एक आंकड़ों पे बात करती है। तो हम ये चाहेंगे कि और अच्छा होगा यदि वो ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करे कि इस बार इतना फायदा हुआ, फला इन राजस्व की प्राप्ति का भी एक बिल्कुल, हर चीज का, सरकार को कितना हुआ, व्यवसायियों को कितना हुआ, होटल व्यवसायी होते हैं, सबका एक लमसम आंकड़ा तो समझ में आता है, कि समझ में आएगा, तब क्लियर कट हो जाता है। ये एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, अगर वो नहीं करते हैं, हाँ, तो फिर लगता है कि कुछ चीज छुपाई जा रही है, कुछ चीज बताई जा रही है, उतना ही बताया जा रहा है जितने में वही लूटी जा सके, और जिस चीज में वो उस चीज को छुपाया जा रहा है जिससे उनको कहीं लगता है कि कोई विपक्ष प्रश्न न करे। लेकिन क्योंकि चारधाम यात्रा भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, कांग्रेस की नहीं है, यूकेडी की नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष की है, पूरे आपके सनातन धर्म की है, और पूरे आदिकाल से चली आ रही है, जब ये देश भी नहीं बना। तो इस प्रकार की अगर उसको सभी का सामूहिक कार्यक्रम अगर है ये, तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार की चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि आप चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, कि जो राजस्व की प्राप्ति हुई है उससे रोजगार को कितना फायदा हुआ, वहां के स्थानीय लोगों को, और सरकार को कितना फायदा हो रहा है, और जो सरकार के पास पैसा पहुंच रहा है उससे क्या कुछ कितना हुआ है, विकास किया जा रहा है। ठीक है, एक पॉइंट ये नोट करते हैं और उसके बाद राजेश मिश्र से इसका आंसर लूंगी, लेकिन उससे पहले एक पॉइंट ले लेते हैं अभिषेक जी से भी। अभिषेक जी, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं रोजगार, क्योंकि मैं जिस तरीके से अभी मैंने दीपक रावत जी से भी यही सवाल लिया, क्योंकि रोजगार बढ़ा है, जाहिर सी बात है, लोगों को एक अलग ही मोटिवेशन मिला है। होम स्टे के तहत भी काफ़ी सारे श्रद्धालु वहाँ पर ठहर रहे हैं, होटल्स में रह रहे हैं, गेस्ट हाउस में रुक रहे हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा होटल संचालकों को फ़ायदा पहुँचा है। तो दूसरी तरफ जो स्थानीय रोजगार है उसको भी काफ़ी हद तक फ़ायदा पहुँच रहा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की ओर से भी आरोप लगाया गया था कि बाहर से उद्योगपतियों को बुलाया जा रहा है या बसाया जा रहा है, उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस पर अब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी आप तारीफ कर रहे थे, लेकिन आप जब ऑन डिबेट नहीं होते, ऑफ डिबेट होते हैं, तो आप ये सारे आरोप लगाते हैं कि गुजरात से व्यापारी मंगाए जा रहे हैं, फूल तक का कारोबार उनसे करवाया जा रहा है। निशी जी, बहुत अच्छा पॉइंट बोला। ऐसे चारधाम यात्रा एक अलग विषय है। चारधाम उस समय से चल रही थी जब हम उत्तराखंड भी नहीं बने थे, और जब इस समय हमारी गाड़ियां शायद ऋषिकेश या उससे नीचे तक भी नहीं आ पाती थी, माने रोड ट्रांसपोर्टेशन इस हद तक था। लेकिन यात्रा तब भी थी, कम लोग जाते होंगे। मैं सरकार की मंशा पे कदापि शक नहीं कर रहा हूँ। आपने मेरे से एक क्वेश्चन किया, वाकई में मैं अपने भाई हैं हमारे दीपक रावत जी, उन्होंने एक बात बोली
कि अगर वाकई में आप प्रदेश वाइज या प्रदेश में हर जिले वाइज जहां चार धाम यात्रा हो रही है, चार धाम मुझे लगता है प्रदेश के हर कोने में हो रही है, सब एक दूसरे से एसोसिएट है। अब चार धाम यात्रा शुरू हुई और किस दिन ग्रीष्मकालीन यात्रा समाप्त हुई, इसका एक डाटा जब आप बताते हैं कि लगभग 53 लाख लोग आ गए और 80 लाख आने वाले हैं, चलो ठीक है, ये सिर्फ मैं भाजपा सरकार की बात नहीं कर रहा हूं कि कोई भी सरकार आए उसकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि यहां पे वाकई में ये होटल बना है, ये होम स्टे क्या वाकई में यहाँ के आदमी के हैं या बाहर के हैं। मैं इस बात से इत्तेफाक, मैं जब आपने क्वेश्चन किया मुझे अभी एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी का अभी अचानक मुझे याद आ गया जब आपने ये बात उठाई। हरीश रावत जी का अभी कुछ दिन पहले में एक किसी सभा में, जनसभा में भाषण दे रहे थे कि हमने उत्तराखंड के लिए एक ऐसा विकास मॉडल सोचा था, हो सकता है धरातल पे न उतार पाए हों या कोशिश करी हो, कि यहाँ पे हमारा जो ठेकेदार है वो A1 क्लास ठेकेदार होगा, A क्लास ठेकेदार होगा, वो उत्तराखंड का होगा। आज हमारा छोटे से लेकर बड़ा जिस भी हाई क्लास का ठेकेदार है वो उत्तराखंड का उत्तराखंड में नहीं है। मैं ठेकेदार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हर व्यवसायी की बात कर रहा हूं, चाहे होटल व्यवसाय में हो जो आर्थिक इसके जुड़े हुए हैं, ट्रैवलिंग टूर्स हैं, सारे बाहर के लोगों ने हमारे उत्तराखंड पे शिकंजा बना दिया है। इस तरह का सिंडिकेट हम सुनते थे कभी कि सिंडिकेट बनते हैं, लेकिन सिंडिकेट किस तरह के, बाहर के लोग जो यहाँ पे आके हमारे लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके किस तरह से हमारे यहाँ का आदमी होगा और उसको वहां नौकरी दी जाएगी। हमारे यहाँ का एक अगर किसी का कोई जमीन जायदाद है, कोई होटल है, उससे होटल खरीद के या जमीन जायदाद या तो उससे खरीद लेंगे या लीज पे ले लेंगे और उसको उस पे एक मजदूर की तरह काम कर रहा है। तो क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं? ये सिर्फ भाजपा सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इसकी मॉनिटरिंग भी करें। क्या वाकई में इससे लाभान्वित, चार धाम हो या किसी भी चीज से लाभान्वित हमारे प्रदेश का नागरिक हो रहा है, किस मात्रा में हो रहा है? अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो हमको जड़ तक जाना चाहिए और प्लानिंग जरूर करनी चाहिए, क्योंकि धामी जी भी हमारे मुख्यमंत्री हैं और आज जो चले गए बीसी खंडूड़ी वो भी हमारे मुख्यमंत्री थे और कई मुख्यमंत्री आए और चले गए, लेकिन सबको टीस है। आप जरूर इसमें गाइडलाइन बनाएं और हम लोग उसमें सब लोग मिलके काम करेंगे। हमारे प्रदेश को एक आइडियल प्रदेश बनाना है। धन्यवाद निशी। ठीक है लक्ष्मी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक तरफ हम लोग इंतजार करते हैं, बहुत सारे स्थानीय लोग इंतजार करते हैं कि कब चारधाम यात्रा शुरू होगी, हमारे रोजगार के नए अवसर यहाँ पर सृजित होंगे, इतनी संख्या में अगर श्रद्धालु आते हैं तो हमें इतना इतना रोजगार मिलेगा, इतना इतना फायदा पहुंचेगा, ये सब हम माइंड मेकअप कर लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने को मिलता है जब प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं वो सारी चीज़ें नष्ट कर देती हैं और उनका बसा बसाया घर भी उजड़ कर चले जाता है। फिर एक मुआवजे की बात आती है, मुआवजा दे दिया जाता है और उसके बाद फिर से एक नई आजीविका शुरू की जाती है। लेकिन क्योंकि वहाँ के लोग वहाँ से इतने ज़्यादा कनेक्ट हैं कि वो मानते हैं कि ये चारों धामों से ही हमारा रोजगार कहीं ना कहीं कनेक्ट है, एक भावनात्मक तौर पर देख लिया जाए, क्योंकि वो वहाँ की डेमोग्राफी, वहाँ की ज्योग्राफी से वाकिफ ना होकर वो एक भावनाओं से वाकिफ हैं, वो एक रोजगार से वाकिफ हैं। लेकिन अब जब बात रिकॉर्ड तोड़ संख्या की बार बार की जा रही है, मैं इसलिए बार बार इस संख्या पर खास जोर दे रही हूँ कि 33 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस बार महेंद्र भट्ट जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ये कह रहे हैं कि 80 लाख पार श्रद्धालुओं की संख्या होने वाली है। कैरिंग कैपेसिटी का भी हम बार बार जिक्र करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं उत्तराखंड के हिमालय की, तो क्या वो उन्हें झेलने की क्षमता रखते हैं? और बार बार जो ऐसी परिस्थितियां हो रही हैं, क्या वो एक बड़ा संकेत दे रही हैं? क्या मानती हैं आप?
बिल्कुल निशी, इस पे देखिए बीच बीच में बहुत सारे ऐसे सेमिनार होते हैं, बहुत सारी चर्चाएं परिचर्चाएं हम देखते हैं, क्योंकि हिमालय में जो है इतना ज़्यादा संवेदनशील हमारा प्रदेश है, तो उसमें मैं भी कई बार जितने भी चैनल्स में पैनल में बैठ के यही बोलती हूँ कि देखिए ये ज़रूरी है और ये जिम्मेदारी हमारी है, सरकार की है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यवस्था बनाना और ये चीज़ें मॉनिटरिंग करना हमारी ही जिम्मेदारी है कि अगर पहाड़ में ये श्रद्धालु जा रहे हैं तो वो कितनी गंदगी कर रहे हैं, कितनी प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, या फिर किस लेवल का अब तो बहुत चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उस पे सरकार को बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपदाएं देखिए ऐसे ही नहीं आती है। जब तक प्रकृति से छेड़छाड़ हम लोग नहीं करते, मैं हमेशा सरकार के ऐसा नहीं है, अभी अच्छी चल रही है तो हम लोग तारीफ कर रहे हैं, बट कई चीज़ें ऐसी होती है आपदाएं के टाइम पे जो हम लोग यही कहते हैं कि देखिए जंगलों को बचाओ, पेड़ मत काटो, जो हम विकास कर रहे हैं वो उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जितना ज़्यादा छेड़खानी करेंगे प्रकृति हमें वापस देगी, किसी न किसी रूप में हम लोगों को देगी। आज हमें सोच रहे हैं कि हम प्रकृति का दोहन कर रहे हैं दोनों हाथों से, हम यहाँ ऑल वेदर रोड बना रहे हैं, चलो ज़रूरत है, बट उसके वो जितनी कोशिश कर सके उतना बचाने की कोशिश करें। सरकार से भी हम लोग यही अपील करते हैं कि जितनी कोशिश कर सकती है सरकार कि कम से कम उनका जो है नुकसान हो प्रकृति का, और बस श्रद्धालु भी जो आ रहे हैं उनकी कैरिंग कैपेसिटी एक मानक तय होने चाहिए। ये जिम्मेदारी सरकार की भी बनती है और मानक तय होने चाहिए कि हमारे पहाड़ जो है किस लेवल तक की। छोटी सी बात है कि जो हेली सेवाएं जो चल रही हैं उन पे रोक, उनको उनका टाइम व्यवस्था उनका कि कितनी डेली कितनी सेवाएं चल रही हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एविएशन कंपनी भी अपने स्वार्थ के लिए भी अननेसेसरी चल रही हैं, तो उसका जो पोल्यूशन जो हमारे, क्योंकि प्रदेश आप पहले ज़माने में हम लोग देखते होंगे कि फूलों की घाटी में वहाँ पे बात करना मना था, बुग्यालों में हम चले जाएं तो वहाँ हम देखते थे कि हल्ला नहीं करना, शोर नहीं करना, हमारे पूर्वज हमेशा ही कहते थे, तो वहाँ की शांति जो भंग हो रही है उस पर भी जरूर से ही ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी एक छुटमुट चीज़ें होती हैं, लेकिन देखिए वीडियो अभी आ रहे थे, हालांकि बाद में उनमें शायद मुझे लगा कार्रवाई हुई है कि कुछ श्रद्धालुओं ने बर्फ देख ली तो वो वहाँ पे जाके बर्फ के साथ खेलने लगे, लेकिन वो श्रद्धा कम है उनके, क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस बना रहे हैं। तो ये जिम्मेदारी भी सरकार को देखनी चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, किस लेवल का वो श्रद्धालु है वाकई में, कि खाली टूरिस्ट बन के जा रहा है और वो सिर्फ उनको पहाड़ों में बर्फ ढूंढनी है। अब आपको बर्फ ढूंढनी है, कहीं और जाइए, ओली जाइए, कहीं और जाइए, लेकिन ये चीजें भी अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे वहीं पनिशमेंट करो। ये मत देखिए कि बाहर से कोई आया है या हमारे लिए अतिथि है, लेकिन वो किस मर्यादा में चले, वो अतिथि है लेकिन किस मर्यादा में रहना है, हमारे प्रदेश में आए हैं तो यहाँ पे किस तरीके से रहना है, आप गंदगी नहीं करिए, आप अननेसेसरी प्लास्टिक ना करिए, जहाँ वहाँ कूड़ा ना फेंकिए, ये चीजें जो है ये मॉनिटरिंग करनी जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रकृति बहुत ज्यादा, देखिए आप खुद देखते हैं हम लोग की एक आपदा आ जाए किस तरीके से प्रकृति का पूरा सैलाब में पूरा पहाड़, लोगों ने पहले भी गाँव के गाँव काफी सारी बार हम जुड़े हैं और हमने एक चीज पर खास चर्चा करी थी, पर डे लिमिटेशन की, कि पर डे लिमिटेशन क्या सरकार के पास इसको लेकर कोई नीति है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी ऐसा जवाब अभी फिलहाल सामने नहीं आया है कि चारधाम यात्रा पर जब श्रद्धालु आ रहे हैं, रजिस्ट्रेशन इतने हो रहे हैं, तो पर डे कैपेसिटी के अनुसार उनको कितना फॉरवर्ड किया जा रहा है, आखिरकार उन्हें क्या कुछ SOPs के जरिए यहाँ पर रोका जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, इसके बारे में फिलहाल कोई सरकार के पास आंसर नहीं है। नहीं, और जरूरत है निश्चित ये चीजों की, क्योंकि अगर हमें लंबा चलना है प्रकृति के साथ, प्रकृति को लेके चलना है, तो हम लोगों को ये आपदाएं भी देखनी पड़ेंगी और पहले से ही सोचनी पड़ेंगी। जब आपदाएं आ जाएं तब तो कुछ हो ही नहीं सकता। राजेश पृष्ठ, जवाब चाहूंगी आपसे। देखिए निशी जी, निश्चित रूप से प्रकृति से और जो सौंदर्य हमारे उत्तराखंड के अंदर है, इस सब की जिम्मेदारी हम लोगों के साथ साथ आने वाले टूरिस्टों की भी है। वो बेशक यहाँ पे मनमोहक दृश्य देखने के लिए, बर्फबारी देखने के लिए, या यूं कहें कि चार धामों की यात्रा के लिए आते हैं, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूँ जो वाकई में भारतीय है, जो एक जिम्मेदार नागरिक है, उसकी अपने आप ही नैतिक जिम्मेदारी है कोई इन सब चीज़ों पे ध्यान दे। लेकिन हाँ, सरकार को कड़े इसमें नियम बनाने भी चाहिए और कड़ा रुख करना चाहिए। लेकिन एकदम से जो श्रद्धालु ऐसी जगह पे आ रहा है, देखिए SOPs के हिसाब से इको फ्रेंडली जोन बनाया गया है,
जो वन टाइम यूज़ प्लास्टिक का यूज़ किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो वहाँ पे गंदगी नहीं हो उसके लिए वहाँ पे पर्यावरण मित्रों की जो ड्यूटीज़ लगाई गई हैं उनकी बड़ी भारी संख्या में लगाई गई है। जगह जगहों पे उनके लिए नोटिसेस लगाए गए हैं कि आप इस तरह की गंदगी का बिल्कुल यहाँ पे मत कीजिए करके, ये पवित्र स्थान है। तो इस तरह की सरकार अपनी तरफ से कर रही होती है, लेकिन इसके बावजूद सरकार जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इस समय हो जाता है, जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा मायने रखती है। देखिए पिछली बारी की अभी बात भाई दीपक जी कर रहे थे, उसमें हमें ये समझ आ रहा था कि हमारे जो व्यापारी बंधु हैं उनकी पिछली बारी किस्त भरने की दिक्कत आएगी, लेकिन आप लोगों ने और हम लोगों ने ये भी देखा कि असमय बरसात, अधिक अतिवृष्टि, समय समय पे अतिवृष्टि, उसने जरूर यात्रा को बाधा में डाला था। नहीं तो पिछले साल ही मैं ये मान के चलता हूँ जो श्रद्धालुओं की संख्या थी उसने बढ़ना था, जो एक्सपेक्टेशन सरकार की थी उससे कहीं बढ़कर आंकड़े होने थे। लेकिन कोई बात नहीं, प्रकृति से तो किसी की कोई ऐसी बंदिश प्रकृति के साथ नहीं हो सकती। लेकिन निश्चित रूप से अगर आज की परिस्थिति ऐसी होती है तो सरकार अपने व्यापारी बंधुओं के साथ, जिन लोगों को ये 6 महीने 4 महीने 5 महीने का जो ये समय दिखता है जिसमें वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कहीं ना कहीं व्यवस्था ढूंढ रहे होते, तो उनके साथ खड़ी है। और पिछली बारी भी जब ऐसी परेशानी आई तब भी सरकार ने उनका पूरा साथ दिया, उनको कोई परेशानी नहीं होने दी। अब हम बात कर रहे थे कहीं आमदनी की, इसमें थोड़ा सा मैं इनकी बात से इतर कहना चाहूंगा। सरकार व्यक्तिगत रूप से, चाहे ट्रांसपोर्टर, घोड़ा खच्चर वाले, वहां पे रेस्टोरेंट चलाने वाले, होम स्टे वाले, उनके पास जा जाके एक डाटा ले और उनसे कहे आपने कितना कमाया आज, या यात्रा में कितना कमाया, 15 दिन में कितना कमाया। बहुत कठिन काम है ये। नहीं, आप समझे नहीं राजेश मिश्र जी, ये कहने का तात्पर्य था कि जो राजस्व की प्राप्ति हुई है आखिरकार उसमें से सरकार का कितना, और जो बाकी बचा हुआ वो स्थानीय रोजगार का ही होगा ना। तो इसको फ्लक्चुएट किया जा सकता है। हाँ। नहीं, ऐसे एस्टिमेट देखिए ना, आपने भी जो बात कही वो थोड़ा सा मतलब ऐसा आंकड़ा है जिस आंकड़े पे सरकार का कंट्रोल नहीं है ना। भाई अगर 60 लाख की संख्या में लोग आ रहे, किसने कितना पानी खरीदा उसका पैसा दिया, किसने कितना खाना खाया उसका पैसा दिया, किसने ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ी का इस्तेमाल किया उसका पैसा दिया। क्या ऐसा मुमकिन है कि सरकार इन सब आंकड़ों का एक डाटा बना सकती है? सरकार ने जो अपनी रिसिप्ट बनाई है, जो रिसिप्ट बनाई है, उस रिसिप्ट के आधार पे ही किसी तरह का अपना डाटा दे सकते हैं। लेकिन इन श्रद्धालुओं ने आके, अब एक श्रद्धालु वो है जो यात्रा को 5 से 7 दिन में पूरी करता है, एक श्रद्धालु वो है जिसने हेलीकॉप्टर की सेवा की सुविधा ली है, वो सेम डे आया, उसने एक धाम की यात्रा करी और सेम डे वापस चले गया। तो क्या किसी ने नाश्ता किया, किसी ने खाना खाया, कौन होम स्टे में रुका, ये आंकड़ा तो व्यापारी अपने अपने हिसाब से दे सकते हैं। लेकिन व्यापारी भी कभी अपनी आमदनी के खुले आंकड़े कभी पेश नहीं करेगा। मैं अगर खुद भी व्यापारी हूँ, मेरे अगर 10 आदमी रुके हैं, मैंने उनसे क्या किराया लिया, क्या नहीं लिया, थोड़ा मुमकिन नहीं हो पाता है। ठीक है जी निशि जी। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे थे आप दीपक रावत जी? मैं सिर्फ यही कहना देखिए, जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो आंकड़ों की बाजीगरी में उस्ताद है ना। किसी भी चीज़ के आंकड़े हो, अगर कोई इलेक्शन होता है उसके आंकड़े हो, कहाँ कि कितने वोट पड़े, कितने नहीं पड़े, कितनी महिलाओं के पड़े, कितने युवाओं के पड़े, हर चीज़ का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के पास रहता है। अब जब उस प्रदेश में यदि इनके पास ये भी आंकड़े हैं कि कितने लोग आ रहे हैं, मैंने तो सिर्फ सरकारी विभाग के पूछे, आप आंकड़े तो लाइए। कौन कह रहा है कि आप किसी परचून की दुकान वाले से पूछे भाई तूने कितना फायदा किया? ये तो मैंने नहीं बोला भाई। अगर कोई व्यक्ति, हेलीपैड वाले जो यूज़ कर रहे हैं वो अपना आंकड़ा देंगे, सरकारी आंकड़ा ही होगा वो, कितने लोग आए, क्या हुआ, कितने का टिकट था, या जो भी हो, आंकड़ा तो प्रस्तुत करेंगे ना। यदि वो यहाँ पर आके, यहाँ करोड़ों के लोग आ रहे हैं, हम कहते हैं 50 लाख 55 लाख लोग आ रहे हैं, तो जनता ये भी तो जानना चाहेगी इस 55 लाख लोगों को, क्योंकि हम प्रयास कर रहे हैं, किसको कितना कितना फायदा हुआ। ये इसको नेगेटिव मत लीजिए। अगर जो पलायन करके जा रहे हैं, यदि उनको लगेगा कि इस व्यवसाय में ज़्यादा काम है तो वो पलायन रुके और अपना योगदान देंगे इस यात्रा में, जो स्थानीय लोग हैं। पर जब हम ये आंकड़ा प्रस्तुत करेंगे तभी तो बढ़ेगा। जब सरकार खुद आंकड़े देने से बचना चाह रही हो, तो हम तो खुद, मैं पलायन की बात कर रहा हूँ, मैंने मुद्दा ही तब उठाया कि स्थानीय लोगों को जब लगेगा कि यहाँ पर काम करने, चारधाम यात्रा में कार्य करने से उनका आमदनी बढ़ेगी, और इस सेक्टर में चाहे कोई भी सेक्टर हो, तो उस सेक्टर का जब आंकड़े प्रस्तुत आएंगे कि इसमें लगातार वृद्धि हो रही है, तो निश्चित रूप से हमारी प्लान की समस्या का बहुत हद तक समाधान हो जाएगा। स्थानीय युवा उसमें अपना योगदान देने की कोशिश करेगा, पर उसको पता तो चले। अभी एक पैटर्न चला आ रहा है जो चाहे वो घोड़े व्यवसाय वाले हों, चाहे वो पानी वाले हों, एक पुराने चला आ रहा है।
तो स्थानीय युवा जो और जुड़े, इसके लिए अगर विभिन्न आंकड़े मिल जाएं तो आदमी जो युवा है, जो व्यवसायिक बनना चाहता है, इस सरकारी नौकरी की तरफ नहीं ध्यान देना चाहता, क्योंकि अब सरकारी नौकरी है भी नहीं, बहुत कम है, तो वो बढ़े उस करेगा। ठीक है। लेकिन इस सिर्फ ये कहना है कि हम आंकड़े नहीं प्रस्तुत कर पा रहे, ये सिर्फ आप सवाल के जवाब से बचना चाह रहे हैं। जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं वो प्रस्तुत करिए, जरूरी नहीं है कि आप सारे आंकड़े दें, एक लमसम आंकड़ा मतलब ठीक है, ओवरऑल दे दिया जाए कि आखिरकार इतने बार इतने श्रद्धालु आए, इनसे हमें इतना फायदा हुआ और अब इसको कैसे इन्वेस्ट किया जाएगा और क्या है इसका निशी फायदा। जी, दूसरे जो लक्ष्मी जी जो बात कर रही थी, उसमें उन्होंने एक सरकार जो है वो शुरू से पिछले 4-5 साल से पर्यटन और तीर्थाटन को गोलमेल करके चल रही है। चारधाम यात्रा में कौन पर्यटक है और कौन श्रद्धालु है, ये हमें भी नहीं पता चल रहा है, सरकार को भी नहीं पता है, क्योंकि हमने जिस प्रकार से गोलमाल किया हुआ है पर्यटन को, तीर्थाटन को, तो जो व्यक्ति आता है और अगर वो यहाँ पर आके उसका व्यवहार है, वो व्यवहार अगर लगता है वो तीर्थयात्री का नहीं है, वो पर्यटक का व्यवहार लगता है, वो लगता है कि पर्यटक की तरफ में आ तो रहा है। आप मानते हैं कि चारधाम यात्रा इवेंट मैनेजमेंट बन चुका है? मैंने क्या बोला आपको, यही तो हम वही तो बात कर रहे थे। यदि वो पर्यटक बन के आ रहा है और जा रहा है चारधाम यात्रा में, तो हम ये खुद नहीं पता पा रहे कि वो कब पर्यटक है, कब श्रद्धालु है। उसका कृत्य बता रहा है कि वो पर्यटक की तरह आ रहा है, वो श्रद्धालु नहीं है, क्योंकि श्रद्धालु जो होता है वो श्रद्धा के रूप में आता है, जो भी चीज स्वीकार की जाएगी वो स्वीकार करेगा। तो ये समस्या हम पिछले 7-8 साल से जब से लगातार ये चीज देख रहे हैं, तो ये हमें दिख रहा है कि हाँ, इस तरह की समस्या आ रही है। इसका भी समाधान ढूंढना पड़ेगा कि क्या हमें कितने हद तक चारधाम यात्रा को सिर्फ तीर्थाटन से जोड़ना पड़ेगा, पर्यटन से नहीं। तो इसमें भी अगर आगे जाके देखें कि समस्या कितने विकराल रूप धारण करती है। अभिषेक भंडारी, छोटा कमेंट। हाँ निश्चित, अभी हम अब इस टाइम तो ऑन द कैमरा है, अभी थोड़ी देर पहले ऑफ द कैमरा आपस में बात कर रहे थे। मैं तुंगनाथ चोपता की एक बात कर रहा हूँ, तो चोपता से तुंगनाथ जाते हुए हमारे यहाँ पे स्थानीय जो भी दुकानदार लोग हैं वो क्या करते हैं कि एक पानी की बोतल जो होती है 20 रुपए के बजाय उसका मूल्य उन्होंने 30 रुपए रखा हुआ है, और ये बोला है अगर आप उस बोतल को वापस यहीं भी जमा करेंगे तो आपको 10 रुपए वापस मिल जाएगा। इस तरह से भाई 10 रुपए वापस, इससे इको फ्रेंडली भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इससे कोई आदमी बोतल ऐसे भी नहीं फेंकेगा। दूसरा, अभी मैं आपको बताऊं, वही तुंगनाथ की बात कल परसों की, वहां पे कई लोग बाहर के पर्यटक बुग्याल में जा रहे, बुग्याल तोड़ दे रहे, स्थानीय लोगों से हाथापाई कर दे रहे। मैं अभी कल एक और घटना बताता हूं। केदारनाथ मंदिर के मुख्य प्रांगण में एक मोहतरमा, भले उन्होंने भगवान शिव जी का एक वही जो नृत्य करते हैं वो नृत्य प्रस्तुत किया, लेकिन क्या सरकार ने पहले से ही बोल रखा है कि यहाँ पे मंदिर के सामने या इसके आसपास रील ना बनाई जाए? तो जब बड़े आदमी बड़ा कार्रवाई होगी, वो तो कार्रवाई होगी। नहीं मैम, कार्रवाई तो आप ठीक बोल रहे हो, लेकिन उस समय किसी ने उसको टोका तक नहीं। वहां पे कर्मचारी होंगे कई, मंदिर समिति से लेकर बहुत सारे पुलिस होंगे, वहां पे सीआईएसएफ, आप आजकल यहाँ चौराहे पे देखोगे, देहरादून के चौराहों पे सीआईएसएफ या आईटीबीपी के जवान लगे हुए हैं। तो क्यों लगे हुए हैं? वहां लगाइए। अगर आपको, मैं सरकार से इस तरह से नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जब सरकार कोई चीज बोलती है, बड़ा आदमी कोई बात बोलता है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई बात बोलता है, तो उसकी बात को गंभीरता से लेना हमारे प्रदेश के और बाहर के प्रदेश के लोगों का कर्तव्य है। ठीक है, लक्ष्मी मिश्र जी, आपसे एक छोटा सा सवाल लेना चाहूंगी। क्या सरकार भीड़ को अपनी उपलब्धि बना रही है, और अगर प्राकृतिक आपदा आती है तो उसका सीधा ठीकरा आपदा और प्रकृति से जोड़ दिया जाता है, तो क्या ये सही है? नहीं, देखिए, सरकार, लोग आ रहे हैं तो सरकार रोक भी नहीं सकती है। देखिए, ये हमारे लिए आस्था का विषय है, क्योंकि जितने पर्यटक, हमारे विश्वास की बात होती है, विश्वास कर रहे हैं और यहाँ पे आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। सरकार उनको ये नहीं कह सकती कि आप मत आइए, लेकिन व्यवस्था सरकार के हाथ में है, क्योंकि एक मैनेजमेंट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है या जो इन चीज़ों पे ध्यान देना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और व्यवस्थाएं जहाँ तक हैं तो उनको सख्त करने की ज़रूरत तो ज़रूर है। जो अभी तक जैसे चल रही है आगे भी इसी तरीके से चलती रहे, तो मैं समझती हूँ कि, और सरकार है तो जिम्मेदारी सरकार की होती है, तो ठीकरा भी सरकार के सर पे फोड़ना ही पड़ता है। ठीक है, राजेश मिश्र जी, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी आपसे, छोटा सा। देखिए निशी जी, निश्चित रूप से सरकार ने खास तौर पे जब ये पर्यटन और श्रद्धालुओं के आने की बात है, दोनों कार्यों को बहुत अच्छे से व्यापक तरीके से व्यवस्थाओं को दिया हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस देश में और विदेश से जो भी श्रद्धालु चार धाम के लिए आना चाहते हैं या आ रहे हैं, उन सबसे विनम्र आग्रह करना चाहता हूँ,
सरकार के द्वारा जारी की गई एसओपी पे आप जरूर उसको मंथन कीजिए और उसके अनुसार काम कीजिए। सरकार के लिए भी परेशानी पैदा मत कीजिए, अपने लिए भी मत कीजिए। और जिस भाव से आप आ रहे हैं, ये हमारा उत्तराखंड, ये देवभूमि सुंदर है, ये समृद्ध है, इसमें आके इसकी सुंदरता को बिगाड़ने का काम मत कीजिए और आइए और सुंदर तरीके से दर्शन कीजिए। सरकार ठीक है। आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल समय कम है और चर्चा बेहद दिलचस्प हुई है क्योंकि इस बार की चारधाम यात्रा रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। बता दें कि इस बार श्रद्धालु 16 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हैं जो दर्शन कर चुके हैं और इस बार कहा जा रहा है 80 लाख से ज्यादा श्रद्धालु चारों धामों के दर्शन करने जरूर आएंगे। सारी व्यवस्थाओं का खास तौर पर सरकार की ओर से ध्यान रखा गया है। अब देखने वाला विषय रहेगा कि आखिरकार इससे राजस्व की कितनी प्राप्ति होती है और सरकार उसका कैसे इस्तेमाल करती है। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।